हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अतफर रशीद और आप सबके लिए लेके आया हूं जावास्क्रिप्ट का पहला सेशन, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के काफी सारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे हमें जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से कोड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कुछ कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस सारी सीरीज के लिए। आई होप आप सब भी एक्साइटेड होंगे उसी तरह से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली एक तरीका होता है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख सकें। So programming language is simply a way to give instructions to a computer in order to solve a problem। हमेशा ये याद रखना। और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि काफी सारी हैं, उसी में एक बहुत ही प्यारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। इसके काफी सारे डेफिनेशंस हैं और मैं हर डेफिनेशन को आपको अपने टाइम पे पढ़ाऊंगा। एट दिस पॉइंट मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन दूंगा जावास्क्रिप्ट की कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम अपनी वेबसाइट्स पे डायनेमिकलिटी ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात है, सर जी इंटरैक्टिव का मतलब क्या है? देखो, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, हमारी वेबसाइट में सबसे पहली चीज यूजर इंटरफेस होता है। जब हम यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, दैट इज सिंपली बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, और उसी यूजर इंटरफेस पे हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब एक्शंस का मतलब क्या है? एक्शंस का मतलब है मैं एक बटन पे चला गया, मैंने क्लिक किया, मैं एक फॉर्म एलिमेंट में चला गया, मैंने वहां पे टाइप किया और उसके बाद सर्च किया, है ना। काफी सारी एक्शंस हम प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपनी वेबसाइट पे, चाहे वो कीबोर्ड के थ्रू हुआ, चाहे वो माउस के थ्रू हुआ, चाहे वो टच पैड हुआ, चाहे वो कोई भी तरह की एक्शन हुई। अगर मेरी वेबसाइट में ऐसे फीचर्स हुए कि वो एक्शंस के बेसिस पे उस पे रेस्पॉन्ड करके अपनी वेबसाइट में कुछ इंटरैक्टिविटी लाता है, तो उसको हम डायनेमिकलिटी, इंटरैक्टिविटी ऑफ ए वेबसाइट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं amazon.in। अब इस amazon.in पे इसको कैसे पता है? जब मैं यहाँ पे लैपटॉप लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा या इस सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, जब मैं क्लिक कर रहा हूं, मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसको कैसे पता है कि लैपटॉप को सर्च करना है डेटाबेस से और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स दिखाने? तो ये सारी इंटरैक्टिविटी हैं। अगर मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और कुछ नहीं हुआ, बस एक यूजर इंटरफेस है, बस एक स्ट्रक्चर है जिसपे मैं जब कोई एक्शन परफॉर्म करता हूं और कुछ नहीं होता है, तो उसको हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट में मैं कुछ एक्शंस को परफॉर्म कर रहा हूं, उसके बेसिस पे मेरी वेबसाइट मुझसे कम्युनिकेट कर रही है, कुछ चेंजेस ला रही है अपनी यूजर इंटरफेस में, उसको हम कहते हैं ये वेबसाइट डायनेमिक है। और सच वेबसाइट्स आर कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने इस जगह पे यहां पे होवर किया, आप देखोगे एक लिस्ट आ गया, है ना। तो ये वाली चीजें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, ये एक प्रॉपर डेटाबेस पे एक रिक्वेस्ट करेगा, वहां से मुझे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है, और इन सारे फीचर्स को हम इस पूरी सीरीज में समझने की कोशिश करते हैं। तो एट दिस वेरी पॉइंट हमने एक बेसिक डेफिनेशन समझी कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स में डायनेमिकलिटी को ऐड कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट्स में इंटरैक्शन को ऐड कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट मेरी एक्शंस पे रिस्पॉन्ड करेगी। एंड एज ए सेड कि जावास्क्रिप्ट की और भी कुछ डेफिनेशंस हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। देखो, जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं ना, ये बनाया था ब्रेंडन इच ने एट नेटस्केप इन 1995, और इसका इंटेंशन काफी सिंपल था कि मुझे जो नेविगेटर है, नेटस्केप का नेविगेटर एक ब्राउजर था, उसमें मुझे जो वेब पेजेस है उसमें थोड़ी सी इंटरैक्टिविटी ऐड करनी है। और उसकी वजह से 10 दिन में उसने पहला वर्जन बनाया था जावास्क्रिप्ट का, और उसी वर्जन से वो सिंपल फीचर्स उसने ऐड किए वेबसाइट में, लाइक अलर्ट्स।
जब हम क्लिक करते हैं कहीं पे एक अलर्ट आता है ना, यू हैव बीन लॉग्ड इन और समथिंग लाइक दैट, वो उसमें ऐड किए, फॉर्म वैलिडेशंस और बेसिक वेब इंटरेक्शंस। तो ये था पहला गोल, पहला इंटेंशन जावास्क्रिप्ट जैसी वेबसाइट को बनाने का, ताकि हम बेसिक इंटरेक्शंस अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकें। और इसका जो पहला वर्जन था वो 10 दिन में बन गया था। इनिशियली इसका नाम रखा गया था मोचा, और यू कैन कॉल इट मोका राइट। और उसके बाद इसका नेम चेंज हुआ लाइव स्क्रिप्ट, और उसके बाद इसका नेम रखा गया जावास्क्रिप्ट, जो अभी भी है। जावास्क्रिप्ट इसको इसलिए रखा गया था क्योंकि जावा से मिलता जुलता नाम था, और जावा की पॉपुलैरिटी की वजह से सोचा गया कि इसको भी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और राइट नाउ इन 98% ऑफ टोटल वेबसाइट्स इन दिस यूनिवर्स जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो इसके थ्रू आप कितने कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं खाली इंटरैक्टिविटी ऐड करने के लिए, नहीं, बल्कि बैक एंड में भी यूज होता है, जो हम बाद में देखेंगे। और इसको एज आई सेड रीनेम्ड फॉर मार्केटिंग टू राइड ऑन जावास पॉपुलैरिटी एंड ट्रस्ट मी। जब जावास्क्रिप्ट का नाम सुनते हैं ना, काफी सारे लोग पूछते हैं, काफी सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, और इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है इस सवाल का। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड ही नहीं है जावा की। जावा इज अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब दोनों में जावा आता है, तो इसलिए इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो इस सवाल को कभी भी आंसर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये पहले अपीयर हुआ था नेटस्केप नेविगेटर 2.0 में। जो इसमें पहले फीचर्स ऐड किए थे वो था अलर्ट्स, फॉर्म वैलिडेशंस, बेसिक वेब इंटरेक्शन, और ये था सिंपली ब्राउजर के लिए एक वेबसाइट, एक लैंग्वेज चाहिए थी हमें। दैट इज द इंटेंशन कि मैं जब ब्राउजर में जाता हूं, जब एक यूजर ब्राउजर में आता है, तो वो वेबसाइट को किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसके लिए एक पॉपुलर लैंग्वेज बनाई गई जिसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो, काफी सारे ब्राउजर्स हैं, है ना। लाइक हमारे पास सफारी है, हमारे पास ओपेरा मिनी है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, हमारे पास गूगल क्रोम है। लेट्स सपोज गूगल क्रोम में जो जावास्क्रिप्ट है, जरूरी है कि वही जावास्क्रिप्ट हमारे पास सफारी में हो। पहले ये नहीं था। हमारे पास जावास्क्रिप्ट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही ब्राउजर हो, हर तरह का ब्राउजर हो सकता है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, प्रोटोकॉल होना चाहिए ना, कि जिस प्रोटोकॉल को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्ड पे लाएं, ताकि हर किसी ब्राउजर में उसी जावास्क्रिप्ट को हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक तरह का जावास्क्रिप्ट सफारी में यूज कर रहा हूं, एक तरह का जावास्क्रिप्ट एज में यूज कर रहा हूं, एक तरह का जावास्क्रिप्ट गूगल क्रोम में यूज कर रहा हूं, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट को बिल्ड किया गया। तो नेटस्केप ने सबमिट किया जावास्क्रिप्ट को टू एक्मा इंटरनेशनल, और हमारे पास यही इंटेंशन था कि हम एक स्टैंडर्ड बनाए ताकि जावास्क्रिप्ट वो एक्मा स्क्रिप्ट के रूल्स को फॉलो करे, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट बनाए जो सारे के सारे ब्राउजर्स बनाएंगे। और ये पहला इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्मा स्टैंडर्ड? एक्मा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कि हमें हर किसी ब्राउजर में एक ही तरह का जावास्क्रिप्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि गूगल क्रोम वाले अपने लिख रहे हो, नेटस्केप वाले अपने लिख रहे हो, सफारी वाले अपने लिख रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड चाहिए, और इसमें काफी सारे वर्जन्स आए, ECMAScript 3, ECMAScript 5, और जो सबसे फेमस वर्जन आया जावास्क्रिप्ट का जिसने काफी सारी चेंजेस लाई, दैट इज ECMAScript 6, जिसको हम ECMAScript 2015 भी कहते हैं। और ECMA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इसको भी थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा, हालांकि मुझे खुद याद नहीं रहता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोड आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने पिछले 2-3 स्लाइड्स में बताई ना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ECMAScript स्टैंडर्ड्स हर किसी को, जावास्क्रिप्ट डेवलपर को पता होना चाहिए कि ये क्यों वजूद में आए। क्योंकि हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए, जिस प्रोटोकॉल के बेसिस पे हम ब्राउजर्स में एक कॉमन स्केल को इम्प्लीमेंट करें जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। अब चलते हैं। देखो, अभी तक मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। हाँ, आप लोग बताओगे सर जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम डायनेमिकलिटी वेबसाइट में ऐड करते हैं। हाँ ठीक है,
लेकिन उसके अलावा जावास्क्रिप्ट अपने आप में भी एक लैंग्वेज की शेप में कुछ तो होगा ना, जिसको हम बाद में समझेंगे। तो पहले हम अपने आप को थोड़ा सा सिंटेक्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद आफ्टर 1 और 2 सेशंस मैं आपको जावास्क्रिप्ट की रियल डेफिनेशन दूंगा कि जावास्क्रिप्ट ऑन इट्स ओन क्या है और किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। अब हम लिखने की कोशिश करते हैं अपना पहला जावास्क्रिप्ट कोड। लेकिन अपने पहले जावास्क्रिप्ट कोड लिखने से पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट बनाने का इंटेंशन क्या था? ब्राउजर्स में इंटरैक्टिविटी ऐड करना। और ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो सिर्फ ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट होती थी। क्यों? क्योंकि ब्राउजर्स के पास जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए इंजन थे। लेकिन क्या हमें हमेशा ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है? द आंसर इज नहीं। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को कहीं पे भी अपने इस लोकल सेटअप में एग्जीक्यूट करने के लिए, इवन ब्राउजर से बाहर, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक इंजन चाहिए। और उसी इंजन को जब हम इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो हम जावास्क्रिप्ट को कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एट दिस वेरी पॉइंट इफ यू डू नॉट इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर, आप वेबसाइट में जाओ किसी भी ब्राउजर में और इंस्पेक्ट टूल में जाओ, आप कंसोल में जा सकते हो यहां पे, और यहां पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर के लिए ही ये एक लैंग्वेज बनाई गई थी। तो ब्राउजर में तो ये ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर में ये इंजन्स इनबिल्ट होते हैं। तो यहां पे अगर मुझे एक जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना होगा तो कैसे करूंगा? सबसे पहली प्रोग्रामिंग लाइन जो हर कोई सीखता है, दैट इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब यहां पे कंसोल में हमें लॉग करना है, दिखाना है हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट होगा दैट इज कंसोल डॉट लॉग, और इसी ब्रैकेट के बीच में जो भी हमें स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट करना है, वो लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे करूंगा इंटर। आप देखोगे इसने प्रिंट किया अदफर रशीद। मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूं a इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा आप काम करो कंसोल डॉट लॉग, और जो ये a वेरिएबल है मुझे बताओ इसमें क्या है। अगर आप देखोगे 10 है। तो यहां पे कंक्लूजन ये है कि ब्राउजर एक ऐसी जगह है जहां पे आप जावास्क्रिप्ट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, एटलीस्ट बेसिक्स ब्राउजर के कंसोल से प्रॉपरली सीख सकते हो। लेकिन हमारे पास रियल फील तब आता है जब हमारे पास एक प्रॉपर एडिटर होता है, और उसी एडिटर में हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ब्राउजर से बाहर निकालना है ना इस इंजन को, ताकि मेरे कंप्यूटर में मैं इस इंजन को इंस्टॉल करूं। तो उसी इंजन को हम कहते हैं Node.js। तो सबसे पहले आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देखो कि आपका विंडोज है, मैक है, क्या है, आप Node.js को इंस्टॉल करो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो nodejs.org, और उसके बाद सिंपली इंस्टॉल या डाउनलोड पे जाओगे, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिलेक्ट करोगे और डाउनलोड करोगे, दैट्स इट। और उसके बाद चेक करना कि प्रॉपर्ली डाउनलोड हुआ कि नहीं। आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको प्रॉपर्ली गाइड मिलेगा कि Node.js को कैसे इंस्टॉल करना है। ये तो हो गया सिंपल सॉफ्टवेयर जिससे हमारे लोकल कंप्यूटर को एक जावास्क्रिप्ट इंजन मिल जाता है, जिससे हम इस पूरे कंप्यूटर में ब्राउजर के बाहर भी कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने इस VS कोड में, और यहां पे इस VS विजुअल स्टूडियो एडिटर को ओपन करूंगा। किसी फोल्डर को यहां पे बनाते हैं। चलो मैं नए फोल्डर को बनाता हूं। क्या रखें बैच का नाम? चलो बैच का नाम रखते हैं फ्यूचर डेवलपर्स। फ्यूचर डेवलपर्स, ठीक है ना। मैं इसको गिटहब पे भी पोस्ट करूंगा इसी नाम से, और मैं आप सबके साथ कोड भी शेयर करूंगा। ऑल आई नीड इज फ्रॉम योर साइड कंप्लीट सारे वीडियोस को देखना, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहना, और डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ। तो चलो इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल फोल्डर बनाया है विद द नेम ऑफ फ्यूचर डेवलपर्स, और इसमें सबसे पहली चीज हमें जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका एक्सटेंशन होगा index.js। अभी मैंने ब्राउजर कंसोल में सिंपल एक console.log किया था। चलो यहाँ पे देखते हैं। सो आई विल सिंपली राइट console.log सेम माय नेम अदफर रशीद। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इससे पहले याद रखना अगर आपके पास Node.js इंजन नहीं होगा इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास Node.js प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं करूंगा node
हाइफन वर्जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये कमांड हुई हाँ तो आप देखोगे वर्जन 23.7 इंस्टॉल्ड है मेरे लोकल कंप्यूटर में। तो इसी वजह से मेरे पास जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये है सिंपल तरीका एक सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड लिखने का। आपको Node.js इंजन इंस्टॉल करना है, अपना एक फाइल बनाना है विद द एक्सटेंशन .js और सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है। और स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे प्रिंट नहीं है, यहाँ पे console.log है, console.log है और इसके बीच में जो भी आप डालोगे वो उसको प्रिंट करेगा, सिंपल एज दैट। अब ये तो हो गया सिंपल बेसिक चीज। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो सबसे पहला कंसेप्ट जो हर किसी प्रोग्रामर को आना चाहिए वो है हम वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब यहाँ पे सबसे पहला बेसिक सवाल जो ऑलमोस्ट हर किसी फ्रेशर को पूछा जाता है इंटरव्यूज में, व्हाट इज अ वेरिएबल? होता क्या है एक वेरिएबल? जब हम वेरिएबल की बात करते हैं होता क्या है? देखो सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, हमें अपना एजेंडा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। क्या है हमारा इंटेंशन? एक प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। Amazon.in ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ये शॉपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फेसबुक कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सिंपली कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, राइट। उसी तरीके से हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है तो वीडियोस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जब भी हम एक कोड लिखते हैं ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब जब भी कोई प्रॉब्लम होगा हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें मेमोरी का यूसेज तो होगा ही होगा। Amazon वेबसाइट है, वो जितनी भी चीजें वहां पे आपको दिखती हैं जो आपको खरीदनी है वो कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगी ना जहां से वो उसको फेच कर रहा है। हमारे पास सिंपली फेसबुक है जो आप एक दूसरे को पोस्ट करते हो, लाइक करते हो, वो कहीं ना कहीं भी तो स्टोर होती है ना, तभी तो आपको रियल टाइम दिखती हैं। तो यहां पे कंक्लूजन एक है कि जब भी हम अपने कोड को लिखते हैं ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि मेमोरी का यूसेज डेफिनेटली होगा। अब जब मेमोरी का यूसेज होगा तो उस मेमोरी में हम किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर करेंगे, तो उसके लिए जो हमारे पास तरीका है दैट इज वेरिएबल्स। तो आप यहां पे इस एग्जांपल को समझो। मेरे पास मेमोरी है, मैं एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं या ऑलरेडी इंटरनेट पे एक वेबसाइट है जिसमें मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो मैं लिखूंगा 2 + 3। अब इसको कैसे पता है कि आंसर 5 है? ऑफ कोर्स इसमें मैंने कोड किया है, लॉजिक लिखा है, लेकिन ये 2 को कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करेगा ना, 3 को कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करेगा ना, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट 5 है उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करके आपको डिस्प्ले करेगा ना। दैट इज व्हाट मेमोरी इज। अब कोड को या हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए क्या हम यूज करेंगे उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी मेमोरी है और उस मेमोरी में मैं एक नंबर को स्टोर कर रहा हूं, लेट्स सपोज 34, और मैंने अपने इस मेमोरी में इस 34 को किसी तरीके से तो स्टोर किया। अब मैंने 100-200 लाइंस ऑफ कोड लिखा है। अब मुझे उसके बाद कहीं पे इस 34 को फिर से यूज करना है। अब यहाँ पे पॉइंट है, मैं इसको कैसे बताऊंगा? हे मेमोरी में जाओ, वहां पे ऑलरेडी मैंने 34 स्टोर किया है, उसको यहाँ पे लाओ। कैसे? इसके पास तो कोई लेबल ही नहीं है, मैं तो इसको किसी नाम से जानता ही नहीं हूं। तो इसीलिए मैं यहां पे जाऊंगा, इसको बताऊंगा इस मेमोरी लोकेशन जिसमें 34 है इसको आप एक लेबल दे दो जिसका नाम होगा नम। तो ये एक आइडेंटिफायर बनता है इस मेमोरी लोकेशन का जिसमें 34 है। तो उसके बाद कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में मैं इसको कहीं पे यूज करूंगा। तो क्या होते हैं वेरिएबल्स? एक कंटेनर, उस कंटेनर में आप अपने डेटा को स्टोर करते हो और उसी कंटेनर को एक लेबल देते हैं जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ताकि हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट आइडेंटिफायर्स बट कंटेनर्स इन विच वी स्टोर आवर डेटा सो दैट वी कैन यूज इट वायर एवर वी एक्चुअली वांट इन आवर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है, मेरे पास ये मेमोरी है, ये बड़ा डब्बा जो एक मेमोरी है, इसमें एक जगह मैंने एज के नाम पे एक आइडेंटिफायर एक लोकेशन को रखा है, उसमें 25। मैंने एक और आइडेंटिफायर बनाया, एक और वेरिएबल एफ नेम अदफर, एक और वेरिएबल बनाया एलो जिसमें मैंने ट्रू बूलियन वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये एक मेमोरी है और उसी मेमोरी में मैं अपने डिफरेंट डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से अपने इस जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं।
हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके मेमोरी में अपने इन वैल्यूज को किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो चलो मैं एक फाइल बनाता हूं विद द नेम ऑफ variables.js। जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो है सिंपली हम वैर कीवर्ड को यूज करते हैं और उसके बाद जो भी हमारे पास आइडेंटिफायर हैं उस आइडेंटिफायर को यूज करेंगे। लेट्स सपोज वैर a इज इक्वल्स टू 10। तो इससे हुआ क्या, मेमोरी में एक सिंपल कंटेनर बन गया और उसी कंटेनर का नाम a है और उसमें मैं 10 को स्टोर कर रहा हूं। मैं जाऊंगा, मैं सिंपली लिखूंगा वैर b इज इक्वल्स टू 20। तो एक और कंटेनर बन गया b जिसमें 20 है। मैं यहाँ पे चाहूंगा लिखूंगा वैर c प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b। तो एक और वेरिएबल बना रहा हूँ c उसी मेमोरी में जिसमें मैं बता रहा हूँ a को देखो b को देखो, उनमें जो वैल्यूज है उनको ऐड करो और वैल्यू को स्टोर करो और फिर फाइनली आई विल सिंपली गो टेल इट console.log c। यहां पे console.log का थोड़ा सा सिंटेक्स समझते हैं। देखो जब हम console.log की बात करते हैं ना, अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा ना सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, वो सिंपली वैसे ही प्रिंट होगा। तो यहां पे मैंने c लिखा है ना, मैंने यहां पे लेट मी क्लोज दिस का एरर, मैंने यहां पे c लिखा, c आ गया। बट अगर मैं किसी भी वैल्यू को यहां पे बिना डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को लूंगा ना, तो इसका मतलब है मैं इसको बता रहा हूं एक आर वेरिएबल नाम का एक आइडेंटिफायर है मेमोरी में, उसको ढूंढो और उसको प्रिंट करो। क्या मेरे पास ऐसा कोई है? द आंसर इज नो। ऑन द सेम टाइम अगर मैं सी लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे मेरे पास, चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं ऐसे, तो यहां पे 30 मिल गया। तो सिंपली ये है सिंटेक्स console.log में किसी भी चीज को प्रिंट करने का। कभी कभी वी वांट कि मैं यहाँ पे इसके सामने एक स्ट्रिंग लिखूंगा, उसके बाद रिजल्ट लिखूंगा। सो आई विल सिंपली से सम ऑफ a एंड b इज। अब इज के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ प्लस c, विच मीन्स कि इसको इसी तरीके से प्रिंट करो और उसके बाद लास्ट में c वेरिएबल नाम का एक चीज है उसको यहाँ पे ऐड करो। तो सम इज 30। मैं इसको प्लस की जगह कॉमा भी लिख सकता हूँ। सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूटेड मुझे सेम रिजल्ट फिर से मिलेगा। तो कॉमा लिखो, प्लस लिखो, तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग और वेरिएबल का कनकैटिनेशन कर सकते हो एक console.log में। अब ये हो गया वैर। हमारे पास और दो कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। वैर हमारा ओरिजिनल एक कीवर्ड था जो काफी पहले टाइम से जावास्क्रिप्ट में है, लाइक इट इज द ओरिजिनल कीवर्ड जिसको यूज करके हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। लेकिन दो कीवर्ड्स और हैं जिनको यूज करके हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक है मेरे पास लेट, तो मैं इसको लेट लिखूंगा, इसको भी लेट लिखूंगा, इसको भी लेट लिखूंगा, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, मेरे पास अभी भी रिजल्ट सेम है। मैं एक और वेरिएबल, मेरे पास कीवर्ड है तो कांस्टेंट है, मेरे पास कांस्टेंट है, मेरे पास कांस्टेंट है, और ऑन द सेम टाइम अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा फिर से सेम रिजल्ट है। अब यहां पे चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के पास, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कांस्टेंट। क्यों अभी तक तो हमारे पास रिजल्ट है, तीनों में सेम आया। वैर कीवर्ड यूज किया, सेम रिजल्ट है, लेट किया, सेम रिजल्ट है, कांस्टेंट किया, सेम रिजल्ट है, तो डिफरेंस क्या है? इसके दो तीन आंसर्स हैं। आज के इस वीडियो में मैं बेसिक आंसर बताऊंगा एक, जो कि बहुत ही छोटा आंसर है। बाद में वंस वी गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ जावास्क्रिप्ट ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, फिर मैं आपको वेरिएबल स्कोपिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों वेरिएबल्स के, आई मीन कीवर्ड्स के बीच में। मैं यहां पे एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, वैर a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। इससे पहले मैं डिफाइन करूं कि डिफरेंस क्या है, एक चीज समझते हैं। जब भी हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं ना, हमेशा याद रखना एक सिंटेक्स होता है। क्या होता है? एक सिंटेक्स। मैं यहां पे लिखूंगा हमारा कीवर्ड, जो मेरे पास कीवर्ड होगा, अब ये कीवर्ड कोई भी हो सकता है, वैर, लेट और कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिफायर होता है लाइक दिस, और उसके बाद इक्वल टू, इसमें वैल्यू जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैर है, आइडेंटिफायर ए है, इसमें 10 जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट, मेरे पास नेम है, इसमें मेरे पास अदफर जाएगा, है ना। उसी तरीके से मेरे पास लेट्स सपोज कांस्टेंट है, एज इज इक्वल्स टू 23। तो ये है वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। हमेशा याद रखना वेरिएबल के दो पार्ट्स होते हैं। ये होता है डिक्लेरेशन, दिस पार्ट कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ये होता है डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली जाऊंगा अपने जावास्क्रिप्ट में, मैं लिखूंगा वैर ए, बस, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालूंगा। इसको हम कहते हैं डिक्लेयर करना एक मेमोरी लोकेशन में एक आइडेंटिफायर को। उसके बाद में मैं कहीं पे अपनी प्रोग्रामिंग में इसमें कोई वैल्यू डालूंगा। ये होता है इनिशियलाइजेशन, कि मैं इसमें कोई वैल्यू डाल रहा हूं।
तो जब भी एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ना, दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब जब मैं वैर की बात करता हूं, यहां पे मैंने डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक ही टाइम पे की। यहां पे console.log a करूंगा, मेरे पास आउटपुट में आएगा 10, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहां पे सवाल है, क्या मैं इसी आइडेंटिफायर को जिसको मैंने वैर के साथ डिफाइन किया फिर से रीडिक्लेयर कर सकता हूं, वैर a इज इक्वल टू अदफर और वट एवर, राइट? तो क्या ये अलाउड है वैर के इंस्टेंस में? सो इफ आई सिंपली से console.log a, द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। तो रीडिक्लेरेशन इज डेफिनेटली अलाउड इन वैर। हो गया। उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसको असाइन किया था विद 10। अब मैं रीडिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, वेरिएबल सेम है, आइडेंटिफायर भी सेम है, इनिशियलाइज्ड भी है, लेकिन मैं इसको री इनिशियलाइज कर रहा हूं। तो क्या मैं री इनिशियलाइज कर सकता हूं? द आंसर इज यस। सो अगर मैं वैर कीवर्ड को यूज कर रहा हूं, री इनिशियलाइजेशन टिक मार्क, रीडिक्लेरेशन टिक मार्क, दोनों अलाउड है। ऑन द सेम टाइम अगर मैं लेट कीवर्ड को यूज करूंगा, तो मैंने लेट कीवर्ड को यूज किया, डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड है, क्या मैं इसको री इनिशियलाइज कर सकता हूं? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। मैं इसको री इनिशियलाइज कर सकता हूं, बट कैन आई री डिक्लेयर द सेम आइडेंटिफायर? द आंसर इज नो। तो पहली डिफरेंस क्लियर हो गई। वैर और लेट में जो डिफरेंस है, वैर कैन बी री डिक्लेयर्ड एज वेल एज री इनिशियलाइज्ड, let cannot be redeclared but can be reinitialized. And on the same time, if I talk about constant, as the name itself suggests कि मैं एक constant हूं, वेरिएबल का जो लफ्ज माने है ना, वो है कि मैं वैरी करूंगा विद टाइम, राइट? where x is equals to 10, where x is equals to 12, where x ये चेंज होगा। बट ऑन दी सेम टाइम अगर मैं कांस्टेंट की बात करूंगा, कांस्टेंट ने जो एक बार शक्ल ली वो ली, दैट्स इट। तो कांस्टेंट मैंने एक बार डिक्लेयर किया, उसको ना मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूं, यू कैन सी इट सेज आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और ना मैं उसको री इनिशियलाइज कर सकता हूं। तो ये दोनों के दोनों अलाउड यहां पे नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको डेफिनेटली, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, तो आप डेफिनेटली ये वाली चीज बताओगे। जब हम वैर की बात करते हैं ना, वैर ए, और ना मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा कुछ भी नहीं, और मैं इसको प्रिंट करूंगा वैर console.log a, तो मेरे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अनडिफाइंड दिखाएगा। इसी तरीके से मैं अगर लेट को करूंगा यहाँ पे यूज, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे भी अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो लेट के केस में, वैर के केस में मैं डिक्लेयर करूंगा और छोड़ूंगा। हो सकता है बाद में आफ्टर 100, 200, 300 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड मुझे इसको इनिशियलाइज करना होगा, मैं कर दूंगा। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं कांस्टेंट की बात करूंगा, वी कैन नॉट लीव कांस्टेंट uninitialized, we must and must initialize it when we declare it। तो अगर मैं यहां पे एग्जीक्यूट करूंगा, ये बता रहा है मिसिंग इनिशियलाइजर, तो कांस्टेंट के केस में इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा डेफिनेटली। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो यहां पे जो हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं, वैर, लेट एंड कांस्टेंट, इसको हम यूज करके अपने वेरिएबल्स को मेमोरी में क्रिएट कर सकते हैं और उनमें अपने वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे वैर के रिलेटेड जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे, ये रीडिक्लेयर भी हो सकता है और री इनिशियलाइज भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है। और लेट, उसको हम अपडेट तो कर सकते हैं, री इनिशियलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और कांस्टेंट ऑन द सेम टाइम देयर मस्ट बी अ वैल्यू जो हमें इसको असाइन करना चाहिए, ना हम इसको अपडेट कर सकते हैं वंस इनिशियलाइज, ना हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं वंस डिक्लेयर्ड। आई होप दैट मेक्स सेंस। एक और चीज यहां पे हमें याद रखनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है या जावा पढ़ी है या कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने जब भी वेरिएबल डिफाइन किया होगा ना, आप लोगों ने ये सिंटेक्स देखा होगा, इंट a इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे सवाल है, क्या हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू अदफर? इज इट अलाउड? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेटा टाइप है इस वेरिएबल का, वो मैच नहीं हो रहा है वैल्यू के साथ। तो जब ऐसा एक सिंटेक्स फॉलो करना होगा ना कि हमें डेटा टाइप को लिखना पड़ेगा जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं? स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ऑन द सेम टाइम जब मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूंगा ना, हमें इसको नहीं बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करूंगा, हमें स्टोर करना होता है। तो मैं लिखूंगा वैर a इज इक्वल टू 10, और उसी वैर a में बिना इसको डेटा टाइप बताए हुए मैं एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूं, है ना। और इसी वेरिएबल में या किसी भी वेरिएबल में मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू एक ट्रू भी लिख सकता हूं।
तो जो भी मुझे चाहिए होगा मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल में स्टोर करूंगा। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज, जिसको खुद से ही पता चलता है, वो रन टाइम में निकालता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, हमें इसको नहीं निकालना, हमें इसको मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट है डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज लाइक पाइथन, पाइथन भी एक डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज। ये तो हो गया वेरिएबल्स के रिलेटेड। और एंड एज ए सेड, एक चीज याद रखना, जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है ना वैर, लेट एंड कांस्टेंट की, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मैं वैर यूज करूंगा, लेट यूज करूंगा कि कांस्टेंट। हो सकता है ना कभी कभी, मतलब जब मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा था मेरे दिमाग में ये काफी टाइम ये सवाल था कि जब वैर है तो लेट और कांस्टेंट क्यों है, और अगर लेट है तो वैर कांस्टेंट क्यों है, और मैं किस टाइम पे क्या यूज करूंगा। इसका आंसर मैं बाद में दूंगा जब हम सारी की सारी डिफरेंसेस देखेंगे वैर, लेट और कांस्टेंट में। आज के इस सेशन में मैंने आपको सिंपली एक बेसिक डिफरेंस बताई डिक्लेरेशन और रीइनिशियलाइजेशन के बारे में। अब यहां पे समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है कि सर जी जो हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, इन वेरिएबल्स में क्या हमें जावास्क्रिप्ट सिर्फ नंबर स्टोर करने देता है? अगर मुझे एक डेसिमल नंबर स्टोर करना होगा तो क्या करूंगा मैं? अगर मुझे एक बूलियन वैल्यू स्टोर करना होगा तो क्या? अगर मुझे एक अनडिफाइंड नल वैल्यू ऑब्जेक्ट्स अरेज करना होगा तो क्या? तो इसी तरीके से, इसीलिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप्स को समझना होगा कि हम जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के डेटा टाइप्स के साथ काम करेंगे। तो इन ब्रॉडर कैटेगरी दो टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स की, प्रिमिटिव टाइप्स, वैल्यू टाइप्स जिनको हम कहते हैं, जहां पे हम एक वेरिएबल में डायरेक्टली एक वैल्यू को स्टोर करते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप में जो हमारे पास टाइप्स हैं, दैट्स नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल एंड बिग इंट। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट्स, एरेज एंड फंक्शंस। तो चलिए इन्हीं को प्रॉपर्ली समझते हैं एक एक करके। डेटा टाइप्स, यहां पे आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, उनको ऑलरेडी ना ये सारी चीजें पता होंगी। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा तेज चल रहा हूं कि मैं वेरिएबल्स को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं, डेटा टाइप्स, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है ना ये एक बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है। ये ऐसा नहीं कि जिस तरीके से हम जावा को सीखते हैं या सी को सीखते हैं, पाइथन को सीखते हैं, उसी तरीके से नहीं। ये वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड काफी ज्यादा इसको हमें रिलेट करना पड़ता है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है ना, बेसिक सिंटैक्स है ना, इनको समझो, और उसके बाद जो मेन लॉजिक है जो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसमें हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे, जहां मैं आपको एक कंप्लीट और डीप डेप्थ में सारी नॉलेज शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे समझते हैं नंबर डेटा टाइप को। तो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है var is equals 10। व्हाट इज 10? एन इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से क्या मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में एक डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। और अगर मैंने डेसिमल नंबर स्टोर किया, क्या मुझे इसको बताना पड़ेगा कि एक डेसिमल नंबर है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद से पता करेगा। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट को बतानी है चीजें, नहीं। तो ये जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, ये एक नंबर डेटा टाइप के। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं कि इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, बिग फ्लोट हैं, या डबल है, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे एक है नंबर, दैट्स इट। और अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देखना होगा ना कि इसका डेटा टाइप क्या है, आप सिंपली एक ऑपरेटर यूज कर सकते हो, टाइप ऑफ, और उसके बाद ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम। सो ए कॉमा बी, या ए का ही देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करूंगा ना अपने इस ए को, तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बी को देखूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, बी भी एक नंबर ही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरे पास पहला डेटा टाइप, जिसको हम कहते हैं नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक डेटा टाइप है जो काफी ज्यादा यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, काफी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स है सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक। लाइक मेरा नाम, ये एक स्ट्रिंग है, आपका पासवर्ड ये एक स्ट्रिंग है ना, आपका कुछ भी जो एक नंबर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं स्ट्रिंग की। Whatever you put in double quotes or single quotes is a string। मेरे पास यहां पे मैंने अदफर लिखा, और इसी को मैं अगर console.log टाइप ऑफ ए बताऊंगा, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी ये मुझे एक स्ट्रिंग देगा। और मैं चाहूं तो इसी चीज को डबल कोट की जगह ना सिंगल कोट में रैप कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट में लिखूंगा, ये तब भी एक स्ट्रिंग ही रहेगी, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे सिंगल कोट में भी डाल सकता हूँ, एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट स्टिल अ स्ट्रिंग। सो डेफिनेशन जो मेरी है दैट इज वेदर
यू पुट इट इन अ डबल कोट और अ सिंगल कोट, एंड डज नॉट मैटर कि आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, चाहे वो नंबर होगा इंटरनली या आई मीन वैल्यू उसका, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होगा, कुछ भी, वो स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। अब काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे नहीं सर ये एक नंबर है, नहीं ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने रैप किया है मेरे पास डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में। तो इस केस में भी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इट इज ए स्ट्रिंग, राइट? तो ये एक स्ट्रिंग है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे फिर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, यू कैन क्लियरली सी इट इज ए स्ट्रिंग। तो ये तो हो गया दूसरा डेटा टाइप। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे डेटा टाइप पे, दैट इज बूलियन। बूलियन का मतलब क्या होता है? कभी कभी हमारे प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है when we want to deal with only two things, either true or false, yes or no, 0 or 1, तो उस केस में हमें एक डेटा टाइप चाहिए जो इस तरह के डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे, whether it's 0 or 1, and that is boolean। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूं, and I can simply say true, then I can simply say var and b is equals to, I can simply store false। तो in both instances both of these variables are boolean। तो अगर मैं यहाँ पे console डॉट टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ बी को प्रिंट करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी बूलियन। तो ये एक बूलियन है। बूलियन सिंपली क्या होता है कि इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है, ईदर इट इज ट्रू और इट्स फॉल्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ये वाला बटन नहीं दिखेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये खुद से बाय डिफॉल्ट वीएस कोड में नहीं होता है, आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप किसी तरीके से इस बटन को नहीं देख पा रहे होंगे और अगर आपको जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, सिंस आपके पास ऑलरेडी Node.js है, तो आप सिंपली यहाँ पे कमांड लिख सकते हो नोड और उसके बाद उसी फाइल का नाम, तो node datatypes.js, जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे बूलियन बूलियन। और अगर आपको ये वाला बटन यहाँ पे चाहिए, ऑप्शन चाहिए, तो आप एक्सटेंशंस में जाओ और यहाँ पे एक एक्सटेंशन को सर्च करो विद द नेम ऑफ कोड रनर, और जब आप इसको इंस्टॉल करोगे आपके पास ये एक बटन आएगा जिसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे डायरेक्टली नीचे आउटपुट में, आउटपुट विंडो में आपको आउटपुट दिखेगा। चलते हैं आगे। तो ये तो था तीसरा डेटा टाइप प्रिमिटिव का, जिसको हम कहते हैं बूलियन। एक और डेटा टाइप है, उसको कहते हैं अनडिफाइंड। हमने अभी देखा अनडिफाइंड कब होता है एक वेरिएबल, जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं var a और उसको इनिशियलाइज नहीं करते। तो उस इंस्टेंस में मैं अगर यहां पे console.log टाइप ऑफ a करूंगा ना, आप क्लियरली देखोगे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास अनडिफाइंड आ गया। तो ये केसेस में जब एक वेरिएबल डिफाइंड होगा बट इसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगा, तो उस केस में हम उसको जो डेटा टाइप है उसको अनडिफाइंड कहते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हमारे पास है, दैट इज var a इज इक्वल्स टू नल। और अगर मैं इसको करूंगा console.log टाइप ऑफ a, ये मुझे ऑब्जेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑब्जेक्ट दिखाएगा। अब यहां पे हमें समझना है कि a इज इक्वल्स टू नल का मतलब क्या है। एंड दिस इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। देखो अनडिफाइंड हम किस केस में करेंगे, जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट श्योर कि उस वेरिएबल में हम स्टोर क्या करेंगे, बट वी आर श्योर कि इसमें स्टोर बाद में कुछ ना कुछ तो होगा। एक यूजर है, उसने अभी लॉग इन नहीं किया है, तो तब तक उस वेबसाइट के लिए वो यूजर अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे उसने लॉग इन किया अब वो डिफाइंड है ना। बट ऑन द सेम टाइम अगर मेरे पास इंटेंशन है, मैं एक आइडेंटिफायर बनाना चाहता हूं जिसको मैं नलिफाई करना चाहता हूं कि मुझे पता है इसमें नलिफाई ही रहेगा, तो इस केस में मैं var a इज इक्वल्स टू नल करूंगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। और इस क्वेश्चन पे मैं बाद में और रोशनी डालूंगा वंस वी अंडरस्टैंड द जावास्क्रिप्ट। अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं समझा, ट्रस्ट मी, अभी हम सिंटैक्स समझ रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट कुछ और है जिसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से दूसरे या तीसरे सेशन में। तो ये तो हो गया मेरे पास 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड एंड नल। और उसके बाद मेरे पास एक और वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं बिग इंटीजर, आई मीन डेटा टाइप। मेरे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर है, कुछ इस तरीके से हो सकता है मेरे पास एक रिक्वायरमेंट हो कि मुझे एक बहुत ही बड़ा नंबर स्टोर करना है। अब इस नंबर को स्टोर करने के लिए इफ आई राइट नाउ गो console.log टाइप ऑफ a, लेट मी सी टाइप ऑफ a, and if I try to execute this in the chat, we can clearly see it gives me number. But on the same time, if I try to look at this a, मुझे देखना है कि इस a में स्टोर क्या है,
मैंने क्या किया, 8787 है लास्ट में, यहां पे देखो 0000। तो जब एक बड़ा नंबर होता है ना, एक नॉर्मल वेरिएबल उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप है, उसको हम कहते हैं बिग इंटीजर। मैं जावास्क्रिप्ट को बताता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा इंटीजर है और हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में n को डालना है, दैट्स इट। और अगर इस केस में मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये एक बिग इंटीजर बन गया और आप देखो आपकी वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो मैंने स्टोर किया। और इस केस में अगर मैं टाइप ऑफ ए करूंगा, जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहां पे, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे अच्छा एरर है, टाइप ऑफ है। So if I now try to execute this, you can clearly see it says big int. तो मैंने 6 प्रीमिटिव डेटा टाइप्स आपको बताए। ये प्रीमिटिव इसीलिए है क्योंकि इसमें हम नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और इसका एक और रीजन है, इसको प्रीमिटिव क्यों कहते हैं, वैल्यू बेस्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको कॉपी करते हैं ना, तो वैल्यू कॉपी होती है, न कि उसका एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस, जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यह है प्रीमिटिव टाइप्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस, अनडिफाइंड, नल एंड बिग इंटीजर। अब एक और टाइप है डेटा टाइप्स का, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रीमिटिव टाइप्स, जो कि ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। लेकिन इसको हम अपने टाइम पे पढ़ेंगे, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको बाद में पढ़ना ही है, तो क्यों ना उसी टाइम पढ़ें, टाइम क्यों ज़ाया करना है। अब चलते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। देखो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने खुद काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं और लिए भी हैं, और जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पे काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि इसमें छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी, और उनको अनफॉर्चुनेटली ना काफ़ी सारे फ्रेशर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि आप ऑपरेटर्स के रिलेटेड जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली समझें। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे अपने VS कोड में और एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है ना, .js। चलिए operators.js। अब operators.js में हम क्या सीखेंगे कि मेरे पास डेटा इस टाइम पे एक तरीका है जिससे मैं डेटा को स्टोर करूंगा मेमोरी में। अब उसी डेटा पे हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं। बेसिक ऑपरेशंस हर किसी को पता है, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सिंपली कुछ ऑपरेटर्स हैं, लाइक वी हैव सिंपली व्हाट इज कॉल्ड एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा where a is equals to 10, then I will simply go say where b is equals to 20। अब दो मैथमेटिकल एंटिटीज हैं, इन दो मैथमेटिकल नंबर्स के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं जो हमें पता है। सबसे पहला है where c is equal to a plus b। उसके बाद मेरे पास अगर मैं सम निकालूंगा वो भी निकलेगा, अगर मैं चाहूँ डिफरेंस निकालना तो a माइनस b। तो ये जो प्लस है ना यहाँ पे, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। जो इसके लेफ्ट साइड में a है और राइट साइड में इसको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो दो ऑपरेंड्स हैं, उन दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर है, और जो ऑपरेटर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर मैं इसको कंसोल करूंगा, सिंपली सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद मेरे पास where e is equals to a into b which is मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद मेरे पास एफ ए डिवाइड, तो डिवीजन एक अर्थमेटिक ऑपरेटर बन गया, तो कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर है मॉड्यूलस, तो जिससे मुझे मॉड्यूलस मिलेगा। तो ये 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको डेफिनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है अपने प्रोग्रामिंग में, स्पेशली प्लस का, स्पेशली मॉड्यूलस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का। तो अगर मैं इस केस में, चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, और अगर मैं इस केस में इसका एग्जीक्यूशन देखूंगा, सिंपली 30 है, -10 है, 200 है, 0.5, 10। तो प्लस क्या देता है, सिंपली दो नंबर्स का एडिशन, तो 30 है। सब्ट्रैक्शन क्या देता है, डिफरेंस क्या देता है, सिंपली दो ऑपरेंड्स का डिफरेंस। तो 10 - 20 इज इक्वल टू -10, एंड दैट्स व्हाट वी हैव। दो ऑपरेंड्स के बीच मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, सिंपली 10 into 20, 200। डिवीजन सिंपली a डिवाइड बाय b, 10 डिवाइड बाय 20 इज 0.5, 1/2। एंड इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस को कुछ थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट जब मैं 11th में मैंने जब कोडिंग स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे मुझे मॉड्यूलस को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था। हालांकि मेरा मैथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बट स्टिल इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, जब हम पहले प्रोग्रामिंग सीखते हैं। मॉड्यूलस का मतलब है ये है कि जब आप इस ऑपरेंड ए को ऑपरेंड बी से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे दे दो। सिंपल।
a को b से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे दे दो। तो 10 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा ही नहीं यहाँ पे डिवीजन का। दिखाता हूं यहाँ पे, देखो मेरे पास एक नंबर है, मुझे है 10 और उसी को डिवाइड करना है 20 से। तो क्या एक प्रॉपर इंटीजर डिवीजन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर डिवीजन तभी होगा जब ऊपर वाला 20 से ऊपर होगा। तो अगर मैं यहां पे करूंगा 20 इंटू 0 प्लस 10, क्या निकलेगा? 10, राइट। तो 10 यहां पे रिमाइंडर है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर निकलेगा वही मेरे पास मॉडुलस रिटर्न करता है। तो इसलिए यहां पे 10 है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे 30 को डालूंगा, 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 1 इज 20, रिमाइंडर 10 बच गया। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी 10 है। तो ये है मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन, और ये आई थिंक सबको ऑलरेडी पता है। तो मैं इसको करता हूं कमेंट। अब चलते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स की तरफ, जिनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहां पे चलते हैं, कमेंट करता हूं ऐड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपली जब भी हम दो ऑपरेंड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे किसी इंटेंशन के साथ, चाहे वो ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, इक्वल टू हुआ, लेस इक्वल टू हुआ, ग्रेटर इक्वल टू हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ, है ना। ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके ग्रेटर देन है, क्या ये इसके लेस देन है, क्या ये इसके ग्रेटर या बराबर है, क्या ये इसके लेस या बराबर है, तो उनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूं, where a is equals to 10, देन where b is equals to 5। अब इन दो ऑपरेटर्स को हमें कंपेयर करना है, इन दो ऑपरेटर्स को हमें कंपेयर करना है। तो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? हम इसको देख सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स के थ्रू। तो यहां पे मैं चलता हूं, मैं सिंपली लिखूंगा console.log, मुझे प्रिंट करके दो क्या a यहां पे ग्रेटर देन है b से कि नहीं। और अगर मैं इसको यहां पे एग्जीक्यूट करूंगा, आंसर क्या है? ट्रू और फॉल्स। हमेशा याद रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा इधर ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, द आंसर इज ट्रू। उसी तरीके से मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो हियर एंड आई विल सिंपली से लेस देन। क्या ये लेस देन है? ट्रू या फॉल्स। मैं लिखूंगा यहां पे क्या ये ग्रेटर और इक्वल टू है, और अगर ग्रेटर और इक्वल टू है ट्रू या फॉल्स दे दो। और उसके बाद मैं लिखूंगा लेस और इक्वल टू है, ट्रू या फॉल्स दे दो। उसके बाद लिखूंगा क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ए और बी दोनों बराबर हैं। कभी कभी हो सकता है मुझे एक कंडीशन लिखना हो और उस कंडीशन के बेसिस पे एक एग्जीक्यूशन करना होगा। मैं लिखूंगा अगर मेरी एज 18 से ग्रेटर देन है तो मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। अगर मेरी एज 18 से ग्रेटर देन है तो मुझे एक वोटर आईडी कार्ड दे दो। तो इसी तरीके से मुझे कंडीशन के बेसिस पे मुझे एग्जीक्यूशन करना होता है। तो उस टाइम पे ये ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो यहां पे चलते हैं और इन सब का एग्जीक्यूशन देखते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इफ आई एग्जीक्यूटेड, इज ए ग्रेटर देन बी, 10 5 से बड़ा है, ट्रू। क्या 10 लेस देन बी है? नो, तो उसमें फॉल्स है। क्या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू है? ट्रू। लेस और इक्वल टू? नो, क्योंकि इक्वल टू भी नहीं है तो लेस भी नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है। क्या ए और बी दोनों बराबर हैं? इसमें मेरे पास है फॉल्स। क्यों? क्योंकि 10 और 5 बराबर नहीं है। एक और ऑपरेटर जो काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में, तो मैं लिखूंगा console.log a is equal to b, and if I try to execute this you should be able to see। यहां पे चलो मैं इसको रिमूव करता हूं, नए से एग्जीक्यूट करता हूं, फॉल्स है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है जो डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा अगर आप फ्रेशर हो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों देखते हैं कि क्या ए और बी दो ऑपरेंड्स एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। लेकिन अगर दोनों सेम चीज करते हैं तो दो डिफरेंट ऑपरेटर्स क्यों हैं? इसी क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैं यहां पे चलता हूं, इसको कमेंट करता हूं और यहां पे आप सबके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन double equal to and triple equal to. So now I will simply create a variable where, or I don't have to create a variable. Let me do one thing. Let me have console.log. So console.log, I will simply say 5 is equals to 5. And दोनों का वैल्यू यहां पे, वैल्यू पे फोकस ऑफ करो, दोनों का वैल्यू 5 है, तो मैं यहां पे एग्जीक्यूट करूंगा, ट्रू निकलेगा। ऑन द सेम टाइम अगर मैं इसी वैल्यू को
डेटा टाइप के साथ अब कंपेयर करूंगा। अब वैल्यू दोनों का 5 है, लेकिन दोनों का जो डेटा टाइप है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं दो इक्वल टू यूज कर रहा हूं ना, ये डेटा टाइप को इग्नोर करेगा, सिंपली वैल्यू पे फोकस करेगा। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी इट्स ट्रू। हालांकि दो वैल्यू, दो जो यहां पे एंटिटीज है, ऑपरेंड्स है, वो दोनों सेम नहीं है, लेकिन वैल्यू वाइज सेम है। तो जब हम डबल इक्वल टू पे फोकस करते हैं ना, ये फोकस वैल्यू पे करता है, देखिए डेटा टाइप पे। और अगर मैं इस केस में एग्जीक्यूट करूंगा, ट्रू निकलेगा। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर मैं इसी चीज को कॉपी पेस्ट करूंगा और ट्रिपल इक्वल टू लिखूंगा, अब ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या है कि वैल्यू तो सेम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। और अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यहां पे देखो दूसरा जो मेरे पास कंसोल है, ये मुझे फॉल्स दे रहा है। तो कंक्लूजन क्या है कि जब मुझे स्ट्रिक्टली एक कंडीशन इंप्लीमेंट करनी होगी कहीं पे, मैं चाहता हूं कि ये एग्जैक्टली वही हो, वैल्यू के हिसाब से भी और डेटा टाइप के हिसाब से भी, तो उस केस में मैं डबल इक्वल टू नहीं ट्रिपल इक्वल टू यूज करूंगा। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है। तो क्या है डिफरेंस? सिंपली डबल इक्वल टू सिंपली कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स, ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर्स वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप, और उसके बाद उसी के हिसाब से ट्रू या फॉल्स देंगे। अब एक और कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज नॉट इक्वल टू। तो मैं यहां पे लिखूंगा console.log इज 5 नॉट इक्वल टू 5। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? द आंसर इज हाँ, ये बराबर है, तो फॉल्स है। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा 15, तो हाँ दोनों बराबर नहीं है, तो ट्रू है। तो नॉट इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है कंपैरिजन का, जिसको हम यूज करके एक कंपैरिजन कर सकते हैं दो ऑपरेंड्स का। अब चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को छोड़ के एक और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को, जिनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है ना? एक चीज मैं भूल नहीं गया, अब पढ़ाता हूं। भूल तो मैं डेफिनेटली नहीं जाऊंगा कुछ, क्योंकि मेरे पास एजेंडाज हैं, उनको मैं प्रॉपर्ली पढ़ा के जाऊंगा। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं ना, या दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ऑपरेटर करते हैं, उनके डेटा टाइप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। console.log मैंने एक सिंपल ऑपरेटर यूज किया, 4 + 5। दोनों का डेटा टाइप सेम है, दोनों नंबर्स हैं, तो एडिशन इनमें प्रॉपर्ली एक वैलिड ऑपरेशन है। तो अगर मैं इस केस में इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 9 है, बिंदास। बट ऑन द सेम टाइम अब अगर मैं ए का डेटा टाइप चेंज करूंगा, तो एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो क्या स्ट्रिंग और नंबर के बीच में एडिशन पॉसिबल है? आई मीन अरिथमेटिक मैथमेटिकल एडिशन? द आंसर इज नो। लेकिन कनकैटिनेशन पॉसिबल है। तो इस केस में क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट को पता है एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और नंबर का एडिशन नहीं होगा, तो इसीलिए ये दोनों को स्ट्रिंग बनाएगा खुद से, और 45 इन दोनों को कनकैटिनेट करेगा। है ना? ठीक है, समझते मैं क्या कह रहा हूं। Instead of plus, I will simply go write, let's suppose 40 minus 5। क्या एक नंबर और स्ट्रिंग का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? द आंसर इज नो। अब सब्ट्रैक्शन किसका एक पॉसिबल ऑपरेशन है? नंबर्स का। तो इस केस में जावास्क्रिप्ट थोड़ा ना स्मार्ट बनने की कोशिश करता है खुद से। हम इसको नहीं बता रहे, हम डेफिनेटली इसको नहीं बता रहे, हम इसको सिंपली दो ऑपरेंड्स दे रहे हैं, उसके बीच में ऑपरेशन करो। तो ये यहां पे क्या करेगा, ये सिंपली इस स्ट्रिंग 5 को खुद से कन्वर्ट करेगा एक नंबर 5 में, और इस रिजल्ट के लिए खाली इसको 35 देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है टाइप का, डेटा टाइप का। तो जब भी जावास्क्रिप्ट खुद से एक टाइप कन्वर्जन करता है ना, उसको हम कहते हैं टाइप कोहर्जन। व्हाट इज इट कॉल्ड? टाइप कोहर्जन। टाइप कोहर्जन का मतलब सिंपल ही है कि जब जावास्क्रिप्ट खुद से एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगा दूसरे डेटा टाइप में फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, जो भी उस ऑपरेशन के हिसाब से होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या 40 एक स्ट्रिंग 5 से मल्टीप्लाई होगा? नहीं, लेकिन ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इसके लिए 5 को प्रॉपर्ली कन्वर्ट करेगा एक नंबर में। ये टाइप कोहर्जन। ऑन द सेम टाइम मैं जावास्क्रिप्ट पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं इसको बता रहा हूं कि ये जो 5 है, मुझे पता है ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसी 5 को आप एक काम करो, इसको इंटीजर बनाओ। तो मैं इसको बताऊंगा %। अब
टाइप कन्वर्जन मैं खुद से कर रहा हूं, एक्सप्लिसिटली कर रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स सॉरी जावास्क्रिप्ट फंक्शन को यूज कर रहा हूं। इस केस में भी यही आंसर देगा, लेकिन यहां पे कन्वर्जन मैंने किया, एक्सप्लिसिटली किया। तो इस केस में मेरे पास इस कंसेप्ट को हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट कन्वर्जन। तो जब जावास्क्रिप्ट खुद से करेगा डेटा टाइप कन्वर्ट ताकि वो एक प्रॉपर ऑपरेशन करे, उसको हम टाइप कोहर्जन कहते हैं, विच मींस इम्प्लिसिटली खुद से। और जब मैं लिखूंगा एक फंक्शन जिससे मैं खुद टाइप कन्वर्ट करूंगा, उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। आई होप दिस मेक्स सेंस। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक और, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टाइप कोहर्जन एंड टाइप कन्वर्जन? टाइप कोहर्स करना सिंपली जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली करता है, टाइप कन्वर्जन हम खुद एक्सप्लिसिटली करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जिससे हम जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अर्थमेटिक के टाइम पे पढ़ाना चाहिए था, बट चलो देखते हैं आगे। अब समझते हैं मेरे पास एक और तरह के ऑपरेटर्स जिनको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनके लिए एक ही ऑपरेंड जरूरी है। जरूरी नहीं है कि मैं 200-300 ऑपरेंड्स को यूज करूंगा, है ना? मतलब a प्लस बी 2 ऑपरेंड्स हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 ऑपरेंड्स हैं, बीच में ऑपरेटर्स हैं। अब यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं कि नहीं, एक ही ऑपरेंड है, उस पर ही ऑपरेटर करो। फॉर एग्जाम्पल, where a इज इक्वल टू 10। अब यहां पे करूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग a प्लस प्लस, एक ही ऑपरेंड है, लेफ्ट साइड से a, उसी को मैं कर रहा हूं प्लस। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब समझो, जब भी मैं a प्लस प्लस करता हूं ना, आपने देखा होगा एक और प्लस प्लस तरीके का ऑपरेटर जिसको हम प्लस प्लस ए कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब दोनों में फर्क क्या है? हम ए प्लस प्लस कहीं ना कहीं पे कोड में लिख रहे होंगे, जहां पे भी आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, वहां पे अगर आप इसका वैल्यू एक्सेस करोगे तो वो उस टाइम पे जो इसका ओरिजिनल वैल्यू होगा वही होगा। मतलब पहले उसको यूज करो, उसके बाद एडिशन करो, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। तो a प्लस प्लस का मतलब है कि इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इस टाइम पे 10 ही दिखेगा। तो पहले इसको यहां पे इस्तेमाल करो जो इसका वैल्यू आता जा रहा है पीछे से, और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए इसको एडिशन करो। इसीलिए अगर मैं इस वाली लाइन को कमेंट करूंगा और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये 10 है, लेकिन अगर मैं उसके बाद अपने कंसोल डॉट लॉग ए पे आऊंगा और इसको प्रिंट करूंगा, ये 11 बन गया। क्यों? क्योंकि यहां पे इसको यूज करते टाइम इसने प्रीवियस वैल्यू यूज की, लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंट किया, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो उसके बाद ए बन गया। अब यहां पे जब मैंने प्रीफिक्स किया, प्रीफिक्स का मतलब क्या? नहीं, पहले इंक्रीमेंट करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। यहां पे क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहां पे क्या है? नहीं नहीं, मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूं। यहां पे पहले पुराना वैल्यू दो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो। यहां पे पहले इस्तेमाल करो, पहले एडिशन करो, फिर विश्वास करो। दैट्स हाउ इट इज, राइट? So you need to understand the difference कि पहले यहां पे इंक्रीमेंट करो, फिर इसका वैल्यू दे दो। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये 11 बन चुका था यहां पे, तो यहां पे 12 बनेगा और उसके बाद प्रिंट होगा। तो एग्जीक्यूट करूंगा, 12 आ गया। तो ये है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट प्री। इसी तरीके से मेरे पास एक और है, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस माइनस। जरा मतलब क्या होगा इसका? पॉज करो और कमेंट में मुझे बताओ। इसका मतलब होगा कि ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है उसको पहले यूज करो, उसके बाद डिक्रीमेंट करो नेक्स्ट के लिए, जहां पे फिर से ए यूज होगा। तो यहां तक वैल्यू बन गई थी 12, तो यहां पे भी 12 ही प्रिंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए अगर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग ए, तो अगर मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे ये 11 बन गया। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं यहां पे ए माइनस माइनस करूंगा, तो यहां जब ये खत्म होगा उस टाइम पे जो वैल्यू होगा उसको पहले डिक्रीमेंट करो, उसके बाद मुझे डिस्प्ले करो। तो इसका मतलब सिंपल ही है कि यहां पे ये 10 बन गया होगा, तो मेरे पास 10 है। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? तो ये था यूनरी ऑपरेटर, जिसमें मेरे पास ए प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट, विच मीन्स पहले इसको यहाँ पे यूज करो, उसके बाद एडिशन करो। प्लस प्लस ए का पहले इंक्रीमेंट करो, फिर यूज करो। ए माइनस माइनस का पहले यूज करो, फिर डिक्रीमेंट करो। माइनस माइनस ए का पहले डिक्रीमेंट करो, फिर यूज करो। तो ये है मेरे पास यूनरी ऑपरेटर। एक और यूनरी ऑपरेटर मेरे पास होता है जिसको हम कहते हैं प्लस, सिंपल प्लस, ठीक है ना? प्लस ऑपरेटर, ठीक है ना? अब प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या है? मैं यहां पे लेता हूं एक स्ट्रिंग ए, बट ये वैल्यू इसका नंबर है, और उसके बाद आई डोंट नो ये मुझे ये सजेशन क्यों देता है, बट चलो देखते हैं। तो मैं यहां पे करूंगा कंसोल डॉट लॉग प्लस ए, क्या करूंगा? प्लस ए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, प्लस ए।
अब इस प्लस ए का मतलब क्या है? जब भी हमें एक नंबर होगा ना जो स्ट्रिंग शेप में होगा, जिसका वैल्यू नंबर होगा, उसको अगर हमें नंबर कन्वर्ट करना है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे ये एक 10 बन गया, तो नंबर 10 है। तो मैं इसको करूंगा प्लस प्लस बी, दोनों स्ट्रिंग्स हैं। अब अगर ये प्लस, यहां पे समझो, मैं इस ए को रिमूव करूंगा, इस बी को रिमूव करूंगा, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो ये कनकैटिनेट हो जाएगी, 10 20 आ जाएगा, है ना। बट मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मैं नंबर में कन्वर्ट करूं, तो इसके लिए मैं दोनों ऑपरेटर्स, दोनों वेरिएबल्स के सामने प्लस लिख रहा हूं। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे 30 बन गया, तो ये एक प्लस ऑपरेटर है। मुझे याद है एक बार मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, उस टाइम पे मुझे ये वाला चीज याद नहीं था, आता नहीं था, 2020 की बात है आई गेस। तो मुझे उसने बोला ए प्लस, फिर उसने बताया ए प्लस प्लस, फिर उसने बताया प्लस प्लस ए, ऐसे कुछ, और मुझे बताया इसका आउटपुट बताओ। मैं आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये क्या है क्या? तो मुझे नहीं पता था प्लस एक इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे सिंपल ये 10, तो 10 प्लस 10 कितना होगा 20, और उसने इंक्रीमेंट भी किया, और उसके बाद प्लस 10 प्लस 1 31। आई थिंक इट शुड प्रिंट 31। इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट यू कैन सी इट्स 31। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इससे आपके यूनरी ऑपरेटर्स कंप्लीटली क्लियर होंगे। तो इससे हमारे पास कितने ऑपरेटर्स क्लियर हुए? हमने अर्थमेटिक पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली इक्वल टू ए इज इक्वल्स टू बी, तो वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। देखो, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बाद में। तो मैं यहां पे लिखता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप देख रहे होंगे मुझे सजेशन आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने गिटहब कोपायलट इंस्टॉल किया है। आप अगर सीख रहे हो ना जावास्क्रिप्ट, तो गिटहब कोपायलट को अनइंस्टॉल करना, पहले सारा कोड लिखना सीखो, सिंटैक्स सीखो, उसके बाद सजेशंस बाद में। प्रोडक्टिविटी स्पीड को बूस्ट करने के लिए हम गिटहब पायलट का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। मेरे पास वैर ए इज इक्वल्स टू 10, वैर बी इज इक्वल्स टू 20। अभी तक मेरे पास एक कंडीशन चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए तरीका था console.log a ग्रेटर देन 10। मैं चाहता हूं कि कंपेयर करो कि क्या a ग्रेटर देन 10 है। द आंसर इज नो, बिकॉज इट्स इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स देगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं तभी कोड को एग्जीक्यूट करूंगा जब दो कंडीशंस ट्रू होंगी, या दो कंडीशंस दोनों की दोनों फॉल्स होंगी, ऐसा कुछ, या एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, जो भी कॉम्बिनेशन आपकी बनती है। तो इसके लिए मेरे पास दो कंडीशंस को मर्ज करने का एक तरीका ढूंढना है, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर आएगा एंड बी इज लेस देन 30। अब एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब क्या है? एंड आप समझो, ये एक ऑपरेटर है, इसका लेफ्ट साइड से इतना एक ऑपरेंड है, और राइट साइड से ये एक ऑपरेंड है। ये इंटायर की इंटायर क्वेरी तब ट्रू होगी जब लेफ्ट साइड से भी ये ट्रू होगा, राइट साइड से भी ये ट्रू होगा। अगर दोनों में एक भी फॉल्स निकला तो इंटायर क्वेरी फॉल्स बनेगी। तो एंड का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड वाली भी ट्रू होनी चाहिए, राइट साइड वाली भी ट्रू होनी चाहिए। तो क्या a ग्रेटर देन 10 है? नहीं, फॉल्स। क्या b लेस देन 30 है? यस। तो फॉल्स एंड ट्रू, इट विल रिजल्ट इन फॉल्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फॉल्स है। अब अगर मैं इसको ट्रू करूंगा, a ग्रेटर और इक्वल टू 10 एंड b लेस देन 20, अब ये वाली ट्रू है, बट ये राइट वाली फॉल्स है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तब भी ये फॉल्स ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को ही करेक्ट करूंगा, राइट साइड से भी ट्रू, लेफ्ट साइड से भी ट्रू, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन सी नाउ द एंटायर क्वेरी इज ट्रू। तो एंड का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से भी ट्रू होना चाहिए, राइट साइड से भी ट्रू होना चाहिए, तभी की तभी पूरी की पूरी क्वेरी ट्रू होगी। ये तो हो गया एक ऑपरेटर लॉजिकल का। दूसरा है मेरे पास और। अब और का मतलब क्या है? और का मतलब क्या है कि दोनों में से एक भी अगर ट्रू हुआ ना, एंटायर ट्रू हो जाएगा। या तो एक होना चाहिए ट्रू, या तो दोनों, ए और बी, दोनों में से लेफ्ट ऑपरेंड या राइट ऑपरेंड या दोनों, इंटायर की इंटायर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मैं यहां पे लिखूंगा a ग्रेटर देन 10, b लेस देन 20, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, दूसरा फॉल्स आया। लेकिन अगर मैं एक को भी ट्रू करूंगा ना यहां पे, तो मेरी इंटायर ट्रू हो जाएगी। तो ये ट्रू है, अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉल्स भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट अब अगर एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं एंटायर क्वेरी को ट्रू दिखाना। तो अब अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तब भी ये ट्रू दिखेगा, क्यों? क्योंकि राइट साइड वाली ट्रू है। तो ये तो हो गया एक और लॉजिकल ऑपरेटर। इसी तरीके से आप नॉट लिख सकते हो, नॉट ए नॉट बी, आपकी अपनी मर्जी है। ये तो हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद
हमारे पास एक और ऑपरेटर्स हैं जो काफी ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। हालांकि जो जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी है ना, उनके लिए ये समझना ये बिटवाइज ऑपरेटर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक कंप्लीट आइडिया दूंगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या। देखो मेरे पास एक लेट्स सपोज एक ऑपरेटर है, सॉरी एक नंबर है, और पहले तो 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास। हम 2 के बारे में बात करेंगे, एंड और, मतलब अलग अलग। एंड नहीं है, इफ यू लुक एट लॉजिकल ऑपरेटर्स ना, मैंने एंड यूज किया है। और एक और ऑपरेटर है मेरे पास, चलो मैं इन दोनों को कॉपी करता हूं और यहां पे चलता हूं बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिट वाइज ऑपरेटर्स, और मैं यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगा, इन दोनों को अनकमेंट करूंगा। अब यहाँ पे बिटवाइज 2 ऑपरेटर्स हम डिफाइन करेंगे, यह है बिटवाइज एंड ये है मेरे पास बिटवाइज और अगर मैं इनको एग्जीक्यूट करूंगा ना, ऑफ कोर्स आपको एक रिजल्ट दिखेगा, एक 0 दिखा रहा है, दूसरा 30 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि क्या हो रहा है। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूं और मैं यहाँ पे इन्हीं 2 नंबर्स को लिखता हूं। a इज इक्वल टू 10 है ना, where a इज इक्वल टू 10। देखो मेरे लिए एक डेसिमल नंबर है 10, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक बाइनरी नंबर है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसको एक बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। अब उसके लिए आप चाहो तो सीख सकते हो कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है, बट मैं आपको शॉर्ट एक फॉर्मूला दूंगा। जब भी आपको एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, आप इस तरीके से एक टेबल बनाओ, 1 2 4 8 16 और उसके बाद 32 है ना, उसके बाद 64, उसके बाद मेरे पास सिमिलरली 128 256 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है ना। अब जो भी नंबर यहां पे हैं, आप देखो कौन से ऐसे नंबर्स का एडिशन मैं करूंगा जो ये मुझे दिखेगा। तो 10 को ऐड करना है सिंपली 8 + 2, तो इनके नीचे आप सिंपली 1 डालो, तो ये आएगा 1, ये आएगा 1, बाकी जितने भी हैं वो 0 हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, अगर ये 32 बिट का है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 पता नहीं कितने, और उसके बाद लास्ट के जो 4 बिट्स होंगे वो होगा 1 0 1 0। क्यों? क्योंकि 8 और 2 का एडिशन 10 है। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पे जाऊंगा, मुझे है where b is equals to 20, तो मैं किन दो नंबर्स को ऐड करूंगा जिन पे मुझे 30 मिलेगा या 20 मिलेगा, इस केस में 20, तो सिंपली 16 और 4, तो इस केस में ये 1 बन जाएगा, इस केस में मुझे ये 1 बन जाएगा। चलो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा, इस केस में 20 बनाने के लिए ये 1 बन जाएगा और 4 1 बन जाएगा, बाकी सारी जीरोज होंगी। तो मेरे पास ये 0 है, फिर ये 0 है ना, उसके बाद बाकी जितनी भी मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं उनके नीचे सब जगह 0 जाएगा। तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कुछ इस तरीके से हैं, डॉट डॉट, अगर 32 बिट्स हैं तो बहुत ही ज्यादा जीरोज लेफ्ट साइड से और फाइनली 1 0 1 0। ये मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 10 की। और अगर मुझे 20 को रिप्रेजेंट करना है, काफी सारे जीरोज और उसके बाद मेरे पास 1 0 1 0 0, तो ये मुझे रिप्रेजेंट करता है 20 को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 39 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में क्या बाइनरी का कॉम्बिनेशन आता है। 39 को अगर आप देखोगे 32 + 4 + 2 + 1, 32 + 7 है ना। तो अगर आप देखोगे कोई भी नंबर का एडिशन इस कॉम्बिनेशन से मिल ही जाएगा। तो जो भी आ रहा है उनके नीचे 1 डालो, बाकी 0 उसको मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, हमने देखा अभी 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 0 0 0 0 काफी सारे जीरोस है, 1 0 1 0 है ना, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मेरे पास इफ यू लुक एट 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास हैं 0 0 0 काफी सारे जीरो, और उसके बाद 1 0 1 0 0। अब जब हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं एंड, तो इन दोनों के बीच में देखो बराबर एक दूसरे के साथ बराबर कंपेयर करके, 0 को पहले 0 के साथ कंपेयर करो, दोनों 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, समझ रहे हो। 1 को फिर 0 के साथ प्रॉपर हिसाब से चलो। तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, मेरे पास सबसे पहला नंबर था, इफ आई गो हियर, सबसे पहला था 0 0 0 0 1 0 1 0 है ना। उसके बाद मेरे पास है 0 0 0 0 1 0 1 0 1, ऐसा कुछ है, 20 नहीं 0 है। तो ये मेरे पास था 10, ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, ये 20। अब एंड कहता है कि रिजल्टेंट तभी 1 होगा, रिजल्टेंट
इनका रिजल्टेंट तभी 1 होगा जब मेरे पास दोनों के दोनों 1 होंगे। तो क्या पहले इंस्टेंस में मेरे पास दोनों के दोनों 1 है? नहीं, तो ये 0 आएगा। उसके बाद क्या दोनों के नो 0, उसके बाद दोनों 0, इसके बाद दोनों नहीं 0। तो मेरे पास जितने भी इंस्टेंसेस है ना, सब में ऐसा कोई इंस्टेंस ही नहीं बन रहा जहां पे दोनों के दोनों 1 है। तो उस केस में सिंस सारे के सारे 0 निकलेंगे तो तभी मेरे पास आउटपुट 0 है। तो इफ यू लुक एट द कोड ओवर, यू कैन क्लियरली सी आउटपुट इज 0। अब इस केस में अगर मैं यहां पे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इफ आई सिंपली गो एंड राइट लेट्स से 24, तो 24 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास आएगा 16, 8, 16 और 8 बन जाता है 24। तो 0 0 0 0 0 1 0 नॉट 1 1 0 0 0। अब इस केस में अगर आप देखोगे एंड करोगे ना, ये कि दो 1 मिल रहे हैं। तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये दो 1 मिल रहे हैं, तो 1 और 1 ये दोनों 1 यील्ड करेंगे। So bitwise AND simply says the output will be 1 if both of the operands are 1. तो अब अगर इस केस में मैं जाऊंगा यहां पे, मैं यहां से आऊंगा, तो bitwise AND over there, if I try to do, you can clearly see this 0 over there is going to yield 0. देन उसके बाद फिर से 0 है, उसके बाद 0 एंड 1 है तो ये 0 आएगा, फिर 1 एंड 0 ये 0 आएगा, फिर 1 एंड 1 है 1 आएगा, फिर बाकी सारे जीरोस हैं। तो मैं यहाँ पे 0 करूंगा कुछ इस तरीके से। तो यू कैन सी 0 एंड 0 एंड ऑपरेटर 0, 0 एंड 0 एंड ऑपरेटर 0, 0 1 0 1 0 0 1 1 1। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, सिर्फ 16 पे 1 है तो आउटपुट 16 आएगा। एंड दैट्स व्हाई इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी आउटपुट इसका 16 है। और बिटवाइज और क्या करता है कि दोनों में से एक भी 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो बिटवाइज और करने के लिए अगर मैं यहां पे इसको रिमूव करूंगा, सबसे पहली चीज यहां से राइट साइड से आ जाओ, 0 0 0 ही आएगा, फिर मेरे पास 0 0 0 ही आ जाएगा, 0 1 दोनों में से एक 1 है 1 आ जाएगा, 1 0 दोनों में से एक 1 है 1 आ जाएगा, 1 1 दोनों में से दोनों 1 है 1 आ ही जाएगा, तो फिर 0 0 बाकी तो सारे 0 से। तो ये हो गया 16 + 8 इज इक्वल्स टू 24 + 4 28। तो यहाँ पे 28 आ गया। तो ये है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज एंड है सिंपली कि हम अपने नंबर को बिटवाइज बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हर बिट को अपनी बिट के साथ कंपेयर करेंगे। इफ बोथ ऑफ द बिट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1 इन टर्म्स ऑफ एंड इफ वन ऑफ द बिट्स इज हाई आउटपुट विल बी हाई इन टर्म्स ऑफ ऑर। तो ये है बिटवाइज और। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये तो हो गया बिटवाइज ऑपरेटर। अब लास्ट ऑपरेटर जो काफी ज्यादा यूज होता है हमारे पास, एंड दैट इज आवर टर्नरी ऑपरेटर। इसी तरीके से एक्सऑर आप पढ़ सकते हो, वो आपका होमवर्क है। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है? शॉर्टकट है इफ एल्स का। तो मैं यहां पे जाऊंगा console.log, मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हमने a को डिफाइन ही नहीं किया। तो मैं लिखूंगा 20। तो वेर a इज इक्वल्स टू 20, ऑफ कोर्स ये ट्रू है। उसके बाद मैं इसको बता रहा हूं अगर a 10 है तो यहां पे मैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालूंगा, फिर लिखूंगा ब्रैकेट, लिखूंगा ग्रेटर देन 10 लेस देन 10। अब इस चीज को देखो, मैं एक ऐसा सिंटेक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे मैं पहले एक कंडीशन लिखूंगा, फिर यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा जो भी मेरे पास स्टेटमेंट है, और उसके बाद कूलन डाल के एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, है ना? तो ये स्टेटमेंट 2 है, राइट? तो पहले मैं स्टेटमेंट 1 लिख रहा हूं, उसके बाद स्टेटमेंट 2 लिख रहा हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखो मेरे पास यहां पे एक a इज इक्वल 10, फिर है नोट ऑफ इंटरोगेशन, विच मींस कंडीशन चेक करो, तो या तो ये ट्रू निकलेगा फॉल्स निकलेगा। अब अगर ये ट्रू निकलेगा तो पहला नोट ऑफ इंटरोगेशन के बाद जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगा, विच इज ग्रेटर देन 10। अगर ये ट्रू नहीं है तो उस केस में मेरे पास सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास ग्रेटर देन 10 आया पहला स्टेटमेंट। ऑन द सेम टाइम इफ आई सिंपली से ग्रेटर देन 40, क्या ए ग्रेटर देन 40 है? फॉल्स है। तो इस केस में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो दैट दिस इज व्हाट वी मीन बाय टर्नरी ऑपरेटर। आई होप आपको आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल समझे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट की एक छोटी सी डिफिनीशन समझी, उसके बाद हमने समझा डिफरेंस क्या है var let और कांस्टेंट का, फिर हमने समझा डेटा टाइप्स प्रिमिटिव क्या, उसके बाद हमने समझा ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, असाइनमेंट, और we discussed bitwise operator, and then we discussed ternary operator as well. In our next session we are going to understand some more fundamentals of JavaScript, और उसके बाद असली मैजिक स्टार्ट होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ
कि आपको मज़ा आया ये सेशन में कि नहीं, और फीडबैक डेफिनेटली। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।